मुझे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं जी नहीं पाता। 2 सर्जरी हुई, एक मेरे हाथ में फेस्टुला बना, 15, 16, 17 डायलिसिस मैंने करा लिए। बाद में मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने मुझसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बात करी। मेरा नाम रुपेश शर्मा है। मैं नानक मत्ता पुष्पा प्रियंका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री प्रवक्ता के पद पर। शुरू में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, एक बार क्या हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि कहीं कोचिंग में चलते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ मैं जैसे ही पढ़ने के लिए गया तो वहाँ एक स्कूल की तरह क्लास चल रही थी और मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ के जो कोई टीचर्स लोग पढ़ा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर मैं भीड़ भाड़ देखने लगा। मुझे बच्चों को लगा कि यार ये लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। किसी ने मुझे ये कहा कि एक सर हैं, आप उनके पास जाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब मैं उनके पास गया तो वहाँ सर ने मुझे पढ़ाया, लेकिन मेरी समझ में फिर भी नहीं आया। और जब मुझे कुछ नहीं आया तो मेरे को ये लगा, अरे मेरे को तो सब्जेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। मुझे फिर मैंने साइंस साइड ली क्यों, मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो एक बार उन्होंने क्या करा, मेरी कॉपी ली और मेरी कॉपी लेने के बाद वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ा रहे थे। जिस स्टूडेंट्स को ये पता नहीं हो कि कार्बन C होता है तो वो आगे पढ़ेगा क्या। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कॉपी पर IUPAC नेम लिखा, IUPAC नेम समझाया, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद बस मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी कॉपी पे लिख रखा है। उसी कॉपी को मैंने बार बार देखा तो एक स्थिति ऐसी बन गई कि मुझे उस सब्जेक्ट से प्यार होने लगा, अच्छा लगने लगा मुझे। जब एक रिएक्शंस याद करता था तो मुझे याद करने में भी बहुत वक्त लगता था। बाद में मैंने सारी रिएक्शंस को पढ़ डाला और फिर मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैं 2011 में मैं यहाँ सितारगंज आया और 2011 में सितारगंज जाने के बाद तभी से ही मेरी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ सितारगंज विद्या मंदिर से स्टार्टिंग की और यहाँ विद्या मंदिर से स्टार्टिंग के बाद फिर मैं ग्रीनवुड गया और ग्रीनवुड में भी मैंने 1 साल पढ़ाया। उसके बाद अब मैं नानक मत्ता विद्या मंदिर में हूँ। एक बार मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे अटैक पड़ गया। मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे को हो क्या रहा है। मेरी मिसेज़ और मेरे भाई यहाँ पर मुझे कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए और जब वो मुझे यहाँ पर एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल है, वो मुझे यहाँ पर एडमिट करा गए। लेकिन डॉक्टर ने कई बार 3-4 घंटे ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो डॉक्टर के पास कोई नतीजा नहीं निकला। वो बाद में बोला कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है। घर वाले सारे लोग परेशान हो गए कि अरे क्या किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने हार्ट्स का मेरा चेकअप किया, उन्होंने लीवर्स चेक किए, मतलब कई सारे चेक करे, लेकिन कोई भी उसका नतीजा नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर एक जान कैसे आएगी, मतलब मैं ठीक कैसे हो पाऊँगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कहीं बाहर दिल्ली या कहीं पर आप इनको PGI लखनऊ या बरेली आप इनको रेफ़र के लिए उन्होंने कर दिया। तो अब इतनी दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और सारे लोग बड़े परेशान थे कि कैसे पहुंचे जाएं। तो अचानक किसी ने कहा कि अब बरेली में आप जाइए। बरेली में एक हॉस्पिटल है, साईं हॉस्पिटल। तो साईं हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ एडमिट हुआ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कब मुझे एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है, कब मुझे ICU में भर्ती कराया गया, कुछ नहीं पता चला। मैं 3 दिन ICU के अंदर रहा और ICU में रहने के बाद उसके नेक्स्ट डे मुझे ये ध्यान आया कि मैं ICU में हूँ। डॉक्टर ने उस समय कहा कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और इससे इन्हें बचाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, इनको डायलिसिस करना होगा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा अगर डायलिसिस नहीं कर पाओगे तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। तो उस समय मेरा डायलिसिस हुआ। डायलिसिस होने के बाद आफ्टर सम टाइम्स मुझे कुछ थोड़ा बहुत मुझे देखने लगा मैं, और जब देखने लगा तो सारे लोग, घर वाले भी खुश होने लगे कि हाँ अब ठीक हूँ मैं। लेकिन उस समय मैं ठीक नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड की कमी है, ब्लड आपको तुरंत चढ़ाना है, अगर ब्लड नहीं चढ़ाया तो इनकी बॉडी रिकवरिंग नहीं कर पाएगी। उसके बाद ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका एक दोबारा डायलिसिस और होना है। डॉक्टर ने दोबारा डायलिसिस कराया
दोबारा जब डायलिसिस कराया तो मुझे कुछ ना कुछ अपने को ये लगा कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं परफेक्ट नहीं था। बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कुछ नहीं है, आप 1-2 बार डायलिसिस होगा, इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, 2 डायलिसिस के बाद नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 10 दिन बाद फिर डायलिसिस, 10 दिन बाद फिर डायलिसिस, फिर 5 दिन बाद फिर डायलिसिस, 10 दिन बाद फिर डायलिसिस, फिर 8 दिन बाद डायलिसिस। जब डायलिसिस होता था तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं सोचता था यार ये क्या लाइफ हो गई मेरी। अच्छी खासी लाइफ थी, मुझे कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कभी भी किसी भी मतलब अपने अंदर एक खांसी की भी शिकायत नहीं थी। परफेक्ट रहा मैं लाइफ में। मैं हमेशा यही कहता था कि मेरा नाम रुपेश शर्मा, मैं कभी थकने वाला इंसान नहीं हूँ और मैं कभी थका भी नहीं हूँ। जब डॉक्टर डायलिसिस कर रहा था तब मुझे लगा कि मैं थक चुका हूँ, अब नहीं उठ पाऊँगा मैं। तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जब 3-4 बार शुरू में जब डायलिसिस हुआ तो डायलिसिस होने के बाद मुझे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि यकीन नहीं मानोगे, जो निडल जो होती है नॉर्मल निडल, उस निडल का मतलब 4-5वां गुना हिस्सा मेरे स्किन में चुभाया जाता था। और जब चुभाया जाता था तो मुझे इतना दर्द होता था, उस डायलिसिस को मुझे लगता था कि मैंने क्या हो गया है ये मुझे। लेकिन उसके बाद मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं जी नहीं पाता। सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी को बीपी या शुगर प्रॉब्लम है वो जरूर चेक कराए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं क्रिटिकल बीमारी बन सकती है। तो इस तरह की जो धीरे धीरे जो डायलिसिस होता गया, बाद में मेरी 2 सर्जरी हुई। एक मेरे हाथ में फेस्टुला बना। हाथ में जो फेस्टुला जो होता है वो एक प्रकार से एक माइनर ऑपरेशन होता है आपके हाथ का, और एक मेरे गले के अंदर एक नेकलाइन पड़ी, वो भी एक सर्जरी होती है। जब धीरे धीरे डायलिसिस मैं बता रहा हूँ 15, 16, 17 डायलिसिस मैंने करा लिए, तो मुझे ये लगा नहीं यार, अब हार नहीं मानना चाहिए, अब तो ठीक हूँ, अब चलता रहेगा, अब ये अपनी जगह पर है, मेरा काम अपनी जगह पर है। अब बाद में मेरे डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने मुझसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बात करी। जब इस तरह की मेरे को समस्या हुई थी तो उस समस्या में बहुत सारे लोग मेरे लिए खड़े भी थे, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक रहे उनमें वो मेरी पत्नी है और मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने 2014 में ग्रीनवुड में पढ़ाया था। उसका नाम अभय गुप्ता है। उस लड़के ने मेरा इतना साथ दिया कि अगर मेरा सगा भाई भी होता तो वो भी शायद उस समय उतना साथ ना देता। उसने क्या करा, अपना जितनी भी ज्वेलरी थी, जितनी भी उसकी रिंग्स थी, सोने की अंगूठियाँ थी, उसने सभी गिरवी रख दी सितारगंज के अंदर, और तुरंत उसने 50-60 हज़ार रुपये लेकर वो सीधे वो बरेली मेरे को लेके गया। उसने तुरंत कहा कि सर को एडमिट करो। जब तक कोई दूसरा आता उसने उससे पहले सबसे पहले इतना घर से ज़्यादा मतलब एक मुझे सपोर्ट दी, और उसकी सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। अगर वो उस समय वहाँ ना होता और मेरी पत्नी भी घबरा जाती तो शायद मुझे बचा नहीं पाते। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परेशानी आने के बाद आप इस तरह से घबराएं ना, आप चुनौतियों का सामना करें। मुझे शुरू में तो बड़ा बुरा लगा कि यार डायलिसिस है, कब तक लाइफ रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, क्या फ़ायदा रहेगा। लेकिन मैंने कोई बात नहीं, इस चीज़ को थोड़े दिन तो सोचा, लेकिन बाद में जब मुझे इसका कोई समस्या का समाधान नहीं मिला तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अब तो लाइफ मुझे जीनी है, तो जब जीनी है तो मुझे पढ़ाना भी है, और पढ़ाना भी है तो मुझे इससे जूझना भी है। मैं जो जूझ रहा हूँ वह ऐसा नहीं कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। अब भी मैं इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ, फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था वैसे मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि मन के अंदर एक बात रहती है कि इस समय मैं थोड़ा परेशान हूँ और इस समय मैं किडनी डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हूँ।